नमस्कार। निःशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज दिनांक 27 सितंबर 2024 शुक्रवार। मेरा मोबाइल नंबर 8005817305। आप लोगों की कोई भी समस्या हो तो आप व्हाट्सएप पर अपनी समस्या, अपना नाम, अपना जन्म स्थान, जन्म समय, जन्म दिनांक लिखकर भेज सकते हैं। आपको व्हाट्सएप पर ही जवाब दे दिया जाएगा। ये निःशुल्क सेवा है, इसका कोई किसी प्रकार का शुल्क नहीं है। 8 सितंबर तक के जितनी समस्याएं लोगों की आई थी या सवाल जो प्रश्न पूछे गए थे उनका जवाब दे दिया गया है। यदि फिर भी भूलवश कोई रह गया हो जो 8 सितंबर से पहले का हो तो आप पुनः व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। आपको प्रायोरिटी पर ले लिया जाएगा। जैसे कि हमारी चर्चा 30 मार्च 2025 को होने वाले गोचर प्रभाव पर चल रही है। काफ़ी लंबे समय से हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। विभिन्न तरीकों से हम इसे समझने का प्रयत्न कर रहे हैं क्योंकि इसे युग परिवर्तन के रूप में देखा जा रहा है। तो हम देख रहे थे कि जो 6 नंबर राशि में केतु उस दिन उपस्थित है और ब्रह्मांड के बैलेंस के जो शेष के 8 ग्रह हैं उन 8 ग्रहों की दृष्टि केतु पर है। तो केतु उस दिन उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में रहेंगे जिसके स्वामी सूर्य होते हैं और सूर्य स्वयं राहु के साथ है, तो जिसे ग्रहण योग माना जाता है। तो यदि नक्षत्र के हिसाब से भी हम देखें, क्योंकि नक्षत्र का प्रभाव शीघ्र प्राप्त होता है और सूर्य 1 महीने में अपनी राशि परिवर्तित करते हैं, तो इस प्रकार से जब हम देखते हैं तो मालूम चलता है कि जो उसका नक्षत्र स्वामी है केतु, जिसके नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं उसका स्वामी स्वयं ग्रहण योग में है। इस प्रकार से सूर्य को जब राहु के प्रभाव में आते हैं तो उनका अपना जो उजाला है, जो ऊर्जा है, जो शक्ति है वह क्षीण हो जाती है। बादलों में या धुओं में या छाया के रूप में ढक ली जाती है। ब्रह्मांड में आप जैसा कि जानते हैं कि एक सूर्य है जो बैलेंस के 6 ग्रहों को अस्त करने की ताकत रखते हैं, लेकिन 2 ग्रह ऐसे भी हैं जो सूर्य और चंद्रमा को भी अस्त करने की ताकत रखते हैं। ये सूर्य और चंद्रमा को जो ग्रहण लगाने की ताकत शक्ति रखते हैं, ये ग्रह कौन कौन से हैं? राहु और केतु। तो इस प्रकार से केतु जिसके नक्षत्र में है उसके स्वामी भी उसके शत्रु हैं। तो शत्रु के नक्षत्र में होने के कारण नक्षत्र स्वामी भी केतु की कोई मदद नहीं कर पाएंगे। अर्थात जो परिवर्तन होने वाला है उस परिवर्तन में जो विस्फोट होगा, जो भयावह स्थिति बनेगी, उसमें सूर्य भी अपना कोई सहयोग नहीं कर पाएंगे, उसे रोक नहीं पाएंगे। और सूर्य उस दिन मीन राशि में है जो कि केतु से 7वीं दृष्टि पर है और 7वीं दृष्टि का प्रभाव हमने कल ही जाना था, समझा था कि 7वां भाव हो या 7वीं दृष्टि वह पूर्ण परिवर्तन को दिखाती है, संपूर्ण जीवन बदल कर रख देती है। फिर वह चाहे आपकी सोच हो, विचार हो, आपका अस्तित्व हो, आपके परिचय हो, आपका रिश्ते हो, आपके संस्कार हो, आपके रीति रिवाज हो, आपकी संस्कृति हो, समाज के द्वारा सब कुछ परिवर्तित होने वाला 7वां भाव होता है या 7वीं दृष्टि होती है। तो ये 7वीं दृष्टि सूर्य की केतु पर होगी और केतु की सूर्य पर होगी। तो ये यही बता रही है कि सूर्य स्वयं ग्रहण योग में है और केतु जिसके नक्षत्र में है वह ग्रहण योग में तो है ही, साथ में वह कुछ सहायता करने में सक्षम नहीं है। अर्थात केतु अपने शत्रु के नक्षत्र में होते हुए और वो शत्रु भी ग्रहण योग में होने के कारण वह केतु को कोई सहयोग नहीं कर पाएंगे और जो परिवर्तन होगा उस परिवर्तन में जो परिस्थितियां बनेंगी वह भी परिस्थितियां विस्फोटक होगी, वह सहयोगी नहीं हो सकती है। क्योंकि सूर्य को हम राजा के रूप में देखते हैं, सूर्य को हम पिता के रूप में देखते हैं, सूर्य को हम अधिकार के रूप में देखते हैं। और अधिकार, पिता, राजा यदि इन्हें ग्रहण हो, ये ग्रहण योग में हो, तो आप सोचिए
कि उस परिवार की रक्षा, उस समाज की रक्षा कौन कर सकता है, जिसका राजा खुद स्वयं ग्रहण योग में हो या जिसके घर के स्वामी ग्रहण योग में हो। तो ऐसी स्थिति में सूर्य को हम आत्मा के रूप में भी देखते हैं, क्योंकि परमात्मा जो है एक ऊर्जा है और सूर्य ऊर्जा का स्वरूप है, इसीलिए इसे परमात्मा का अंश माना गया है, इसीलिए इसे आत्मा का स्वरूप माना गया है। और आत्मा जो कि ग्रहण योग में हो एक, तो ऐसी स्थिति में केतु जो कि परिवर्तन करने के लिए अग्रसर हैं, सब कुछ बदल कर रख देने के लिए हैं, नव सर्जन करने के लिए हैं, उस समय आत्मा एक ग्रहण योग में है। एक परमपिता, एक गुरुजन, एक पिता, एक राजा यदि ग्रहण योग में है तो वह समाज की, परिवार की किसी प्रकार से रक्षा नहीं कर सकता है। इसलिए यह परिवर्तन विस्फोटक होगा, भयावह होगा। इससे हमको बचना चाहिए, इससे हमें गंभीरता से लेना चाहिए, इससे हमें समझना चाहिए और स्वयं को इस परिवर्तन के साथ, बदलते हुए युग के साथ बदलना होगा। और इस बदलते हुए युग को बदलकर, अपने आप को बदलकर, इसका सहयोग प्राप्त कर हमें अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना होगा। अन्यथा हमें परेशानी हो सकती है, कष्ट हो सकता है, तकलीफ हो सकती है। इसलिए उस दिन इन बातों का भी ध्यान रखना होगा। इस प्रकार से यदि हम केतु को देखें तो नक्षत्र के अनुसार भी जो परिवर्तन होने जा रहा है उसमें कोई सहायता करने को ब्रह्मांड में उपस्थित नहीं है। इस प्रकार से हम ये समझ सकते हैं कि ये परिवर्तन भयावह है, डरावना है। जो परिवर्तन एक अच्छे के लिए होना चाहिए, अब इसे हम अच्छा मान सकते हैं और इसको हम बुरा भी मान सकते हैं, इसे भयावह भी मान सकते हैं और इसे उचित मार्गदर्शन भी मान सकते हैं। हम भयावह इसको इसलिए मानते हैं क्योंकि आज हम आर्थिक युग में जी रहे हैं। आज हम लोगों की सोच अर्थ से जुड़ गई है, आज संबंधों से हमारी सोच बदल गई है, आज रिश्तों से हमारी सोच बदल गई है। आज हम केवल अर्थ के बारे में सोचते हैं, इसलिए हमें यह स्थिति भयावह लग रही है। जबकि ब्रह्मांड जो परिवर्तन करने वाला है वह संस्कारों की तरफ, संस्कृति की तरफ, आपके अपने परिवार की तरफ, आपने अपनी शक्ति ऊर्जा की तरफ ले जाना चाहती है। आपको अपने पूर्व जन्म की तरफ या पूर्वजों की तरफ ले जाना चाहती है, उन संस्कारों, उन रीति रिवाजों, उन संस्कृति से जोड़ना चाहती है। तो यह वैसे तो शुभ है, लेकिन हमारी आज की जो सोच है, जिस माहौल में हम जी रहे हैं, उस माहौल के हिसाब से यह हमें भयावह लगती है, भयावह महसूस होती है, डरावनी लगती है। यदि हम अपने आप को बदल लेंगे, यदि हम अर्थ युग से निकल करके अपने संबंधों को पहचानने की शुरुआत कर देंगे, अपने संस्कारों से जुड़ने की शुरुआत कर देंगे, अपनी संस्कृति, अपने समाज, अपनी भाषा से जुड़ करके अपनी पहचान बनाना शुरू कर देंगे, तो यही युग परिवर्तन हमें सहयोगी सिद्ध होगा, हमारे लिए शुभ होगा। इसी प्रकार से हमने इसको विस्तार से नक्षत्र के द्वारा समझा। आगे हम और चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।